गुड मॉर्निंग। आज कुछ गेस क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। बीपीएससी 66 का जो लोग मेंस दे रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदे का हो सकता है, तो आप इसको देख लें। कोई गारंटी नहीं है कि ये सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चंस उठ के आए, लेकिन इससे संबद्ध क्वेश्चन जो है ना, इसी से संबद्ध क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आएंगे। और नहीं भी आते हैं तो फिर किसी और एग्ज़ाम में आएंगे, उसमें आप अपनी तैयारी में इस क्वेश्चंस को बस शामिल कर लीजिए अगर आपके पास समय हो तो। अन्यथा आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। पहला हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं जो मुझे लगता है कि ये काफ़ी प्रासंगिक क्वेश्चन है, तो उसको उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की मांग कितनी उचित है? अपनी राय व्यक्त करें एवं इसके पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दें। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन सेम उठ के आने की संभावना जो है वो तो काफ़ी कम है, लेकिन इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस जो है ना आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें जो कंटेंट है वो लगभग लगभग सेम होगा, और उसमें जैसे भाषा होगी उस भाषा के अनुसार से आप बदलाव उसमें कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस के अंत में हम लोग एक क्वेश्चंस को उठाएंगे और उसका आंसर भी हम लोग देखेंगे। दूसरा हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को कि भारत की पड़ोसी दोस्तों के साथ संबंध में क्या अवसर एवं चुनौतियां हैं। ये क्वेश्चन जो है ना पीएसआईआर में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये देखने को मिलता है, और ख़ास करके जीएस का जो पेपर 1 है उसके सेक्शन 2 में इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को नॉर्मली मिलेंगे। तो ये जो है ना जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 से संबंधित सारे करंट के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जीएस 1 में जो सेक्शन 1 होता है उसके क्वेश्चंस जो हैं लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, वो लगभग सभी को मालूम होते हैं। और जीएस का जो थर्ड सेक्शन है जो स्टैट का है उसको गेस करना थोड़ा मुश्किल है कि इस बार किस तरह का आएगा, लेकिन खैर अगर वो भी मौका मिला तो हम उसकी भी प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे। थर्ड क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग, जैसे क्वाड हो गया, ब्रिक्स हो गया, या बिमस्टेक हो गया। तो देखिए अभी जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्वाड। क्वाड का चीन काफ़ी विरोध कर रहा है, और हम लोग जानते हैं वो दक्षिण चीन सागर में चीन का एग्रेशंस वगैरह, ये सारे मुद्दे जो है ना काफ़ी लाइमलाइटेड हैं। और जिस तरह से बांग्लादेश की चाइना ने बाह मरोड़ी है कि आप क्वाड में भाग नहीं ले सकते हैं, और जिस तरह से बांग्लादेश ने पलट के बोला है, और जिस तरह से चीन की ब्लैंक चेक डिप्लोमेसी है, यानी कि वो ब्लैंक चेक थमा देता है कि आप जितने पैसे हो निकाल लीजिए लेकिन हमारे पाले में रहिए। और जिस तरह से चाइना भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है चारों तरफ से, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स या जो भी है उसका जो प्लान है, या फिर वो वन बेल्ट वन रोड उसका हो इस तरह से। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है काफ़ी प्रासंगिक है, ये दोनों ही सेक्शन में काफ़ी प्रासंगिक है। यानी कि अगर जिनका पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन होगा उसमें भी ये काफ़ी अच्छा बनता है, देखने को मिलेगा। और जिनका जो है जीएस पेपर 1 जिनको देना है वहाँ पर भी ये क्वेश्चन जो है बनता है। तो क्वाड से ज़्यादा बनेगा, लेकिन मैंने ब्रिक्स और बीम स्टेक को भी ले लिया, क्योंकि कई बार एग्जामिनर मज़े लेने के मूड में होते हैं तो वो क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत है ना वो चेंज कर सकते हैं, और वहाँ पर अगर किसी ने क्वाड के कंटेंट अगर घोट रखे हों तो उनके साथ धोखा हो सकता है। तो थोड़ा बहुत दोनों को ही पढ़ लें। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड क्या वृहद पलायन रोकने में सक्षम है या हो सकता है? देखिए कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान रखिए, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को बस अच्छे से पढ़ जाइए। और ये चूँकि काफ़ी चर्चा में रहा था, और रामविलास पासवान जी की ये काफ़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं में से रहा है, लेकिन उनकी क्या डेथ भी हो गई है, और वो काफ़ी सम्मानीय लीडर रहे हैं। तो इस हिसाब से ये जो है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड ये प्रासंगिक हो जाता है। इसको किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, कितने तरीके से इसको घुमा सकते हैं। तो आप बस एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को तैयार कर लीजिए। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष विपक्ष में तर्क दे। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना काफ़ी चर्चाओं में था, खास करके हम लोग देख रहे हैं जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 का मामला जो आया, तो कश्मीर से संबंधित जो चीज़ें हैं वो भी पूछी जा सकती है, लेकिन संभावना कम है। और उम्मीद है कि आपके पास समय होगा और आपने उसको भी तैयार कर लिया होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष विपक्ष में तर्क दें, मैंने पिछले वीडियोज़ में जो है इसको डिस्कस किया है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है उसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों में हमने तर्क दिया है। तो उसको भी एक बार देख सकते हैं, और कुछ अपने अच्छे पॉइंट्स हो तो उसको ज़रूर लिखिए। जैसे मैं जो आंसर लिखता हूँ या लिखवाता हूँ, आप उसी पे रिलाई मत करिए, आप उसको एज ए रेफरेंस मान लीजिए। आप
मेरे से भी अच्छा उत्तर लिख सकते हैं और बहुत अच्छा रैंक लेकर के आ सकते हैं। तो अपने पे फेथ रखिए। मैं एक रेफरेंस के तौर पे एक उत्तर लिख के देता हूँ। अगर आप जितना मैं लिखाता हूँ अगर आप उतना भी लिखते हैं तो आप मेंस आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कोविड-19 के कारण विश्व के समक्ष उत्पन्न चुनौतियां एवं समाधान क्या हो सकते हैं। देखिए, कोविड-19 से पहले विश्व की जो समस्या थी इतनी साझी नहीं थी। हम जानते हैं दुनिया हमेशा से बटी हुई रही है, दुनिया के अपने दांव पे चलते रहते हैं। लेकिन जब कोविड-19 आया तो मालूम पड़ा कि पूरे वर्ल्ड की समस्या लगभग एक जैसी है और उसको समाधान करने के लिए भी एक जैसी अप्रोच रखनी ज़रूरी है। दुर्भाग्य से ऐसा होता दिखता नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। तो देखिए, जब कोविड-19 आया तो कोविड-19 के कारण बाउंड्रीज़ का कोई मतलब नहीं रह गया। यानी एक शहर से, वुहान से ये वायरस चला और दुनिया के कोने कोने में फैल गया। तो हमने देखा कि दुनिया कितनी इंटरकनेक्टेड है। 2019 की बात करें, 2020 से पहले जब तक उड़ानों पर प्रतिबंध नहीं लगा था, एक साल में 9 करोड़ से ऊपर फ्लाइट्स उड़ी थी, जिसमें अरबों लोगों ने यहाँ से वहाँ ट्रैवल किया था। तो इस हिसाब से भी हम लोग देखें कि दुनिया अब पहले की अपेक्षा एक दूसरे पे ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है। तो ग्लोबलाइजेशन तो काफ़ी पहले हो चुका था, सोलोबलाइजेशन की प्रोसेस चल रही है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के ठीक विपरीत क्रिया। लेकिन वो कितनी सफल होगी ये कहना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि ये सफल होगी। खैर, इसमें आप अपने विचार जो हैं वो लिख सकते हैं यहाँ पे। 7वां नंबर क्वेश्चन देखें। क्या कोविड-19 के कारण केंद्र राज्य संबंधों में खींचतान देखने को मिली, जिसने आपदा प्रबंधन की खामी को उजागर किया। देखिए, इसका जो उत्तर है ना, ये मैंने सक्सेस विद दीपक सर नाम से एक चैनल है, वहाँ से मैंने इसका रेफरेंस लिया है, वहाँ से काफ़ी कंटेंट को उठाया है। तो मैं उनको इस मामले में जो है बधाई दूंगा। तो चलिए मैं उठाता हूँ इस क्वेश्चन को और इसका उत्तर जो है ना वो भी देखते हैं कि भारतीय कोविड-19 के टीके का विकास एवं वितरण की चुनौतियों का विश्लेषण करें। इस संदर्भ में केंद्र राज्य के बीच तनाव के बिंदुओं को रेखांकित करते हुए समाधान भी दें। तो देखिए, इसमें जो हो सकता है, एक क्वेश्चन जो होता है ना उसका 3 पॉइंट होता है। देखिए, नॉर्मली और भी पॉइंट्स होते हैं लेकिन 3 पॉइंट्स तो होने चाहिए। जैसे क्वेश्चन जितने सेक्शंस को छूता है सारे सेक्शंस जो है वो आंसर्स में मेंशन होने चाहिए। फिर हम जो प्राथमिक लेवल पे हम जो एक बाउंड्री बनाते हैं, एक भूमिका बनाते हैं, तो भूमिका होनी चाहिए, उसका बीच का बॉडी पार्ट होना चाहिए और लास्ट में कंक्लूजन जो है वो होना चाहिए किसी भी उत्तर में। और एक जैसे कि आप जो उत्तर देंगे तो सादे पेज पे उत्तर लिखा जाएगा, दोनों तरफ जो है इसमें लाइन छोड़ी हुई रहेगी। जो लोग प्रथम बार दे रहे हैं उनके लिए ये जानकारी है। और आपको उत्तर बीच में लिखना है, नीचे और साइड के क्षेत्र को आपको छोड़ देना है। और बाकी एक क्वेश्चन का उत्तर जो है वो आप 4 से 4.5 पृष्ठ में देने की कोशिश करें तो वो बहुत अच्छा माना जाएगा उत्तर। ज़्यादा आप लिख भी नहीं सकते और पेज की भी सीमित ही होता है पेजेस। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। पहले क्वेश्चन को देखें। तो भारत दवाओं के सबसे बड़े वैश्विक आपूर्तिकर्ता और दुनिया के 60% टीके के उत्पादक के रूप में दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है। इन सब के बावजूद भारत कोरोना के टीके के विकास एवं वितरण दोनों स्तर पर अवसंरचना का अभाव, कच्चे माल की निर्भरता, टीके के संवितरण के लिए प्रौद्योगिकी व कौशल जैसे चुनौतियों का सामना कर रहा है। वहीं वित्तीय असंतुलन, वैक्सीन में राज्यों की हिस्सेदारी जैसे मुद्दों पर केंद्र राज्य में तनाव परिलक्षित होता है। तो चलिए, ये हमने जो क्या दिया, इसका एक भूमिका जो है हमने इसकी तैयार की है। आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन में है, टीके के विकास में चुनौतियाँ, ठीक है ना। तो क्या चुनौती थी? तो कोविड-19 में म्यूटेशन का होना, बार बार कोविड-19 अपना स्वरूप बदल रहा है, तो इस हिसाब से उसका टीका जो है ना वो बनाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एक टीका सभी वेरिएंट पे काम करेगा या नहीं ये अभी तक बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया है। दूसरा है R&D पर सरकार की उदासीनता, जैसे यानी कि भारत सरकार जो है ना वो R&D पे ज़्यादा खर्च नहीं करती है। भारत सरकार इंपोर्ट ओरिएंटेड है, यानी हमेशा हर चीज़ को इंपोर्ट करने की फिराक में होती है, वो अपना खुद का डेवलप नहीं करती। इसका एक कारण भी है, R&D में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है और रिजल्ट का जो है ना वो पता नहीं होता कि रिजल्ट आएगा कब आएगा, या आएगा भी या नहीं आएगा। तो दुनिया में और सब सरकारें जो विकसित है वो तो R&D पे खर्च कर पाती हैं, क्योंकि अगर पैसा नहीं भी आया तो उनको ज़्यादा समस्या नहीं है। हम अमेरिका में भी देखते हैं कि मॉडर्ना और बाकी फार्मेसी को US गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़ी धनराशि दे दी थी कि भाई आप इसको लो, इसको खर्च करो, और उसके ऊपर कोई बंदिशें भी नहीं लगाई थी। लेकिन भारत में ऐसा संभव
नहीं हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं R&D पर सरकार की उदासीनता और कच्चा माल का अभाव, यानी कि जो माल है, कच्चा माल है, वो बाहर से ही आता है, जनरली चाइना से आता है। चाइना खुद का टीका बनाने में लगा हुआ है, और भी देशों से आता है, लेकिन मेजर जो है ना, जो उसका API है बोलते हैं उसको, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स, वो चाइना से ही आता है। तो कच्चे माल का अभाव है भारत में। और प्रमाणन, यानी कि वो प्रमाणित होना चाहिए WHO द्वारा। तो ये सब जो है ना, ये टीके के विकास में प्रमुख ये चुनौतियाँ थी, क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं कि भारत के अंदर जो एक टीका है, कोविशील्ड है और एक है कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन को अभी तक जो है ना WHO ने मान्यता नहीं दी है, जिसके कारण जिन लोगों ने कोवैक्सीन का टीका लगवाया है वो विदेश जाने में उनको समस्या है। और साथ ही साथ अभी जो स्पुतनिक V टीका आया है रसिया का, उसको भी WHO ने मान्यता नहीं दी है। तो ये सब टीके के विकास में चुनौतियां हैं। जो 5 चुनौती है, कोविड-19 में म्यूटेशन का होना, R&D पर सरकार की उदासीनता, कच्चा माल, प्रमाणन WHO द्वारा। इसमें आप लोग अपने मन से भी अगर कुछ आपको अच्छा पॉइंट लिखता है तो इसको जोड़ सकते हैं। कोई पॉइंट आपको प्रासंगिक नहीं लगता है तो आप उसको हटा सकते हैं। अब बात करते हैं वितरण की चुनौती की। तो देखिए, वितरण की चुनौती है, सबसे बड़ी बात है बड़ी आबादी तक पहुंचना। यानी इतनी बड़ी आबादी है और इतने लोकेशंस पे रहती है कि उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन, और जानते हैं कि उसको ठंडा रखना पड़ता है। जो जैसे कि जो भी टीका है उसको ठंडा रखना पड़ता है, तो उसी ठंडे अवस्था में उसको पहुंचाना एक बड़ी समस्या है। मांग आपूर्ति में असमानता, यानी मांग तो बहुत है टीके की, लेकिन वो उस हिसाब से उसकी आपूर्ति नहीं है। डिजिटल डिवाइस नहीं है, जिसके कारण लोग जो है ना उसको बुक नहीं करवा पाते प्रॉपर वे में। और मतलब कई विकल्प भी है, इससे लोग कन्फ्यूजन में आ रहे हैं कि कोविशील्ड लें या फिर मॉडर्ना के टीके का इंतज़ार कर लें, या फिर कोवैक्सीन ले लें, या फिर जो रसिया की सिंगल डोज वैक्सीन आएगी स्पुतनिक V, उसका कर लें। तो कई विकल्प के कारण भी लोगों में जो है एक थोड़ी समस्या देखने को मिल रही है। अंधविश्वास और भ्रांति तो है ही। अंधविश्वास ये है कि लोग जिन्होंने टीका लिया है उनकी डेथ जल्दी हो जाएगी, या उनको कई तरह की समस्या आएगी, या हार्ट ब्लॉकेज से लोग मर जाते हैं। और भी कई तरह की अंधविश्वास है, जैसे कि लोग नपुंसक हो सकते हैं या फिर बच्चा पैदा करने में अक्षम हो सकते हैं। इस तरह की भ्रांति भी देखने को मिल रही है। तो इससे वितरण की चुनौती है। तो जैसे ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को आप थोड़ा थोड़ा करके भी 4-4 लाइन आपके साथ, समय प्रबंधन अगर आपके फेवर में है तो 4-4 लाइन जरूर लिख दीजिए, अन्यथा इतना लिख देंगे तो भी काम चलेगा। ठीक है ना। तो बहुपक्षीय असमानताएं एवं शासन की मूलभूत समस्याओं के कारण केंद्र राज्य स्तर पर तनाव अस्पष्ट होता है। भाई दिख ही रहा है तनाव। तो आगे हम लोग देखते हैं भारत में केंद्र राज्य के बीच तनाव। ठीक है ना। तो कोविड-19 के समय हमने देखा है। तो देखते हैं, सहकारी संघवाद के व्यवस्थित विघटन व प्रतिस्पर्धी संघवाद के नवीन मूल्य का परिचायक है, जिसने निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या था, जो केंद्र जो है ना, वो केंद्र और राज्य दोनों में कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो ये देखिए, ये जो प्रश्न है वही अप्रासंगिक है, क्योंकि केंद्र जो है उससे राज्य सरकारें ताकत नहीं हासिल करती है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये दोनों अपनी ताकत हासिल करती है कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी संविधान से। चलिए, ये तो हो गई थ्योरी की बात। लेकिन वित्तीय मामलों में हम देखते हैं कि केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति है, और जाहिर सी बात है, जैसे ही वित्त मामले में केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति होती है, पावर जो है ना वो केंद्र की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ दिखता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो बिंदुओं को देखते हैं, तो सबसे पहले प्रमुख बिंदु क्या है समस्या की। तो एक पलायन की समस्या, एक बार घोषणा कर दी कि लॉकडाउन, और बस पलायन की समस्या शुरू हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं वित्त संबंधी चुनौतियाँ। जो राज्य है और उनके सामने वित्त संबंधी चुनौतियाँ, जाहिर सी बात है आर्थिक क्रियाकलाप ठप हो गया, और GST में राज्यों को उनका समुचित हिस्सा जो है वो नहीं मिल पाया, तो वित्त संबंधी चुनौतियाँ शुरू हो गई। इसके बाद हम लोग देखें, वैक्सीन हेजिटेंसी तो है ही, लोग वैक्सीन लेने में हिचक रहे हैं। और एक चीज़ और है, केंद्रीकृत प्रवृत्ति। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो केंद्र सरकार ने बिना राज्यों से पूछे लॉकडाउन लगा दिया। उसी तरह डिमोनिटाइजेशन और GST में भी सरकार ने एक तरीके से डिमोनिटाइजेशन रातों रात कर दिया था, तो इससे भी आर्थिक क्रियाकलाप के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा था। और GST भी बहुत नानुकुड़ और बहुत वादों के साथ केंद्र सरकारों ने एक तरह से थोपा है, और बहुत अमेंडमेंट हुए हैं। इतने अमेंडमेंट अगर GST में होते हैं तो जाहिर सी बात है लंबे समय के लिए ये चीज़ सही नहीं होती है। तो महामारी अधिनियम के प्रावधानों में शक्तियों का संकेंद्रण केंद्र में निहित है। वैक्सीन वितरण, ऑक्सीजन का उत्पादन, दोनों जो है वो केंद्र ही इसको देख रहा था, और दोनों में ही काफ़ी समस्याएं देखने को मिली है।
जैसे वैक्सीन की खरीद या लॉकडाउन के कारण आर्थिक प्रक्रिया बंद हो गई, जिससे राज्यों की वित्तीय स्थिति को खराब कर दिया। जीएसटी में राज्यों को हिस्सा नहीं मिल पाया। भाई निर्मला सीतारमन जी ने बोला ना, एक्ट ऑफ गॉड आ गया, तो एक्ट ऑफ गॉड के कारण जो है राज्यों को उनका हिस्सा जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें चलती रही, तो ये सब अपने उत्तर में आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं समाधान का हम लोग देखें तो क्या कर सकती है सरकार, वैक्सीन के उत्पादन पर जोर दे सकती है। जो वैक्सीन है उसके उत्पादन पर जोर कर सकती है। समाधान अब ये हो चुका है कि लोग अपना आधार लेके जाते हैं तो ऑन स्पॉट पंजीकरण हो जाता है। लेकिन यहाँ भी एक समस्या है, अगर जिन लोगों के पास आधार नहीं है उनके लिए क्या? ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी भी, या एक व्यक्ति भी जिसके पास आधार नहीं है, अगर उसको वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है या उसको खाद्य सुरक्षा अगर उसको नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए तो बहुत बड़ा लॉस है ना। तो इसके लिए ऑन स्पॉट पंजीकरण की समस्या तो है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि जिनके पास आधार नहीं है वो जो है, जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि से लिखवा के ले जाएं, और जनप्रतिनिधि की लेटर हेड पर लिखी हुई चीज़ों की वैल्यू होनी चाहिए। इसके बाद देखें, डोर टू डोर वैक्सीनेशन होनी चाहिए, वैक्सीन सबको सुलभ करवाना चाहिए, और प्रभावी संचार साधनों का विकास, वैक्सीन से जुड़े मिथक को दूर करना चाहिए। ठीक है ना, ये सब चीज़ करना चाहिए, और वैक्सीन को ना प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रोत्साहन देने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि यूएसए का तरीका मुझे बहुत पसंद आया, जिस तरीके में उन्होंने क्या किया है, जो लॉटरी के टिकट हैं जो दिए जाते हैं, जो लोग भी वैक्सीन लेते हैं सबको लॉटरी के टिकट दिए जाते हैं, और लॉटरी के टिकट खुलते भी हैं, और कुछ लोग इसमें काफ़ी मालामाल हो गए हैं। तो चलिए आज का सेशन इतना ही रखते हैं। ये सब प्रमुख क्वेश्चन हैं, अगर आप उसको देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा। वैसे सेम क्वेश्चन आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरा उद्देश्य है आपको गेस क्वेश्चंस देना, और बस उतना ही दे रहा हूँ। कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं लेके आता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।